जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट लेवल पर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना हो, ये सभी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया कहलाते हैं। अब इसका खास पर्पस इसलिए है क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे होते हैं वो यहाँ पर मेरिट के बेसिस पर होते हैं। और जाहिर सी बात है कि यही वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जो इंडिया के लिए एक स्टील फ्रेम की तरह काम करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में चंद हम इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस वगैरह क्या हैं, उनका रिमूवल, अपॉइंटमेंट, ए टू जेड सब कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अश्योर करता हूं कि बाय द टाइम वी एंड दिस वीडियो आपके पूरे डाउट जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे एज फार एज पब्लिक सर्विस कमीशन आर कंसर्न, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। आर्टिकल 315, आर्टिकल 316, आर्टिकल 317 या आर्टिकल 318। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली आर्टिकल 315। अब देखिए, मैंने कई बार मेरे अलग अलग लेक्चर्स में कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंस्टीट्यूशंस जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो अपने पावर्स और अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन से ही डायरेक्टली लेते हैं, और इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशंस बहुत ही क्रूशियल से काम करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका रेफरेंस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। वही किसी भी एक स्टैट्यूट यानी कि किसी पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अगर बनाया गया हो, कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा बनाया गया हो, उन्हें या तो स्टैट्यूटरी बॉडीज कहेंगे, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज कहेंगे, रेगुलेटिंग बॉडीज या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहेंगे। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 315 में अपना रेफरेंस पाता है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या यूनियन कैबिनेट? कंफ्यूजन ए और डी में आ सकता है। देखिए, नाम रिकमेंड कैबिनेट जरूर करता है लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। और रिमूवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिमूवल भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों ही होता है, लेकिन यहाँ पर करना क्या पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का एक इंक्वायरी यहाँ पर बिठानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाकर इंक्वायरी करनी पड़ती है, तभी जाकर अगर उस इंक्वायरी में ये पता चलता है कि हाँ कि अनसाउंड माइंड के वो हैं, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगर वो हैं, या फिर ये इफ ही इज डीम्ड टू बी अनफिट एक्सेट्रा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इन दैट केसेस उन्हें वहां पर रिमूव भी किया जा सकता है। सो अनलाइक जब हम देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, ठीक है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसेस ही अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि दोनों हाउसेस में यहाँ पर मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए, तभी उन्हें निकाला जाएगा। इतना टफ यहाँ पर यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन के लिए प्रोसेस नहीं रखा गया है। द यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू यूनियन गवर्नमेंट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज ओनली, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, या प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। प्राइवेट से तो कोई लेना देना नहीं है सर। हमने देखा कि सेंटर में यूनियन है, स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो क्या हम ए आंसर करें? थोड़ा बहुत रुकेंगे तो आंसर आपको पता चलेगा कि दोनों ही कर सकता है, चाहे वो सेंटर हो या फिर स्टेट। देखिए, आर्टिकल 320 को अगर हम क्लोजली पढ़ेंगे तो यहाँ पर ड्यूटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर रखी गई है कि वो यूनियन के लिए जो कुछ भी सर्विसेज की जरूरत है अपॉइंटमेंट्स के लिए, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। लेकिन अलॉन्ग विद दैट वो दो या उससे ज्यादा स्टेट्स अगर चाहें तो वहां पर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए वहां पर उन्हें असिस्ट कर सकते हैं। मान लो कि एपी और तेलंगाना के स्टेट ने रेजोल्यूशंस पास किया और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे लिए ना एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना के दीजिएगा। यूपीएससी की मदद वहां पर ली जा सकती है जरूर। अगर कुछ नया सर्विस बनाया हुआ है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना, रिक्रूटमेंट का तौर तरीका फ्रेम करना, नो डाउट यूपीएससी कैन असिस्ट द स्टेट्स। तो यहाँ पर बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इज द राइट आंसर। Which of the following is not a function of Union Public Service Commission? Conducting examination, advising on disciplinary matter, appointment of officers on promotion, और conducting election to Lok Sabha? ऑप्शन डी तो बहुत ही absurd सी चीज है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन, नॉट जस्ट लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है।
वही हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि ग्राम सभा से या फिर अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसपैलिटीज की बात करें तो इनका इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन चलाता है। सो यूपीएससी इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शंस एक्सेट्रा। एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना बिल्कुल ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, बाकी के ग्रुप ए के सर्विसेज के भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इवन आपके हाईली प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एनडीए सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी एडवाइस करना, रिक्रूटमेंट उन्हीं ने किया है तो डिसिप्लिनरी मैटर्स पर भी एडवाइस वही देंगे, और प्रमोशंस में भी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर एडवाइस यूपीएससी ही प्रोवाइड करता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज दैट फॉर 5 years, 6 years, 4 years या 10 years। दिए गए ऑप्शंस में से बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर हम टेन्यूर की बात करें, टर्म कुछ और है, टेन्यूर कुछ और है, तो यहाँ पर टेन्यूर की अगर हम बात करें तो या तो 6 साल होगा और इट विल बी अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। अगर एज 65 ईयर्स जल्दी टच हो रही है तो उसको कंसिडर करेंगे, या 6 ईयर्स का टर्म वहां पर कंप्लीट हो रहा है पहले, तो 6 ईयर्स के उसका टर्म को हम कंसिडर करेंगे, चाहे वो मेंबर्स हो या फिर चेयरमैन हो यूपीएससी के। इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। वही अगर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो 6 साल का टर्म उनके लिए सेम है, लेकिन टेन्योर में यहाँ पर 62 ईयर्स दिए गए हैं। यूपीएससी हो तो याद रखिएगा 6 और 65 ईयर्स, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। Which state was the first to establish a public service commission in India? One of the oldest public service commissions भी इसे आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मद्रास जो कि आज का तमिलनाडु है, या वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। सो ऑलमोस्ट ऑल दिए गए ऑप्शंस में से सभी के रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, लेकिन मद्रास तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन दरअसल सबसे ओल्डेस्ट है। सो 1930 में हुआ क्या, मद्रास लेजिस्लेचर वालों ने एक एक्ट पास किया हुआ था, 1929 में ही उन्होंने पास किया, जिसके तहत 1930 में पहला प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन मद्रास में एस्टैब्लिश किया गया था। और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स भी माना जाता है, उन्होंने यह प्रावधान दिया कि हर प्रोविंस के लिए एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिश करना बहुत ही जरूरी है। The state public service commissions are responsible for recruitment to central government jobs, state government jobs, both private sector jobs। प्राइवेट का तो कुछ लेना देना नहीं है, सेंटर में स्टेट जा नहीं सकता, हालांकि सेंटर स्टेट में जरूर आ सकता है। सो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ओनली इज द राइट आंसर। अब देखिए इवन शेड्यूल 7 की भी जब हम बात करते हैं, वी स्पीक अबाउट यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अगर यूनियन चाहे तो कॉन्करेंट या स्टेट में भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, इसीलिए तो इंडियन फेडरेशन को विद अ यूनिटरी बायास कहा जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। The chairman and members of State Public Service Commission are appointed by Governor of the state, Chief Minister of the state, President of the state, Prime Minister of the state, and the correct answer here is actually it is Governor of the state। यहाँ पर भी recommendations रिस्पेक्टिव कैबिनेट, किसी स्टेट का जो यानी कि जिस स्टेट के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर कैबिनेट विच इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर नाम क्लियर करेंगे और उन्हीं नामों को गवर्नर जो है अपॉइंट करेंगे एज मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। Who decides the remuneration and other terms of services of the members of State Public Service Commission? Is that Chief Minister, President of India, State Legislature या Union Public Service Commission? And the correct answer here is actually State Legislature। तो उनका रेमुनरेशन हो, टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वहां का रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा, ये अधिकार उन्हीं को दिया गया है। Which article of the Indian Constitution deals with the establishment of State Public Service Commission? Article 312, 313, 315 या 316? And the correct answer here is actually it is also Article 315 only। देखिए जो भी प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए दिए गए हैं, चाहे वो यूनियन हो या फिर स्टेट, वो दोनों के लिए सेम ही है, यानी कि यूपीएससी हो या फिर कोई और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपने अथॉरिटीज और पावर डायरेक्टली आर्टिकल 315 से ही लेता है। बस यहाँ पर ओनरशिप या तो सेंटर की होती है या तो स्टेट, लेकिन स्टेटस में दोनों ही सेम है, दोनों को उतना ही दर्जा और पावर्स दिए गए हैं। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 1 term, 2 term, 3 term या नो लिमिट? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 2 terms। एक और भी चीज यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि मान लो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, क्या वो रिटायर होने के बाद
कहीं और जा सकते हैं काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या चेयरमैन हो या फिर यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन हो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अब एल्स फ्रॉम द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि किसी भी एपी का है, एपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई एक मेंबर है, उन्हें प्रमोट करके आप वहां का चेयरमैन बना सकते हैं, या फिर उस स्टेट से उठाकर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर या वहां का चेयरमैन आप उन्हें बना सकते हैं, या फिर इसी मेंबर या इसी चेयरमैन को उठा के आप यूपीएससी का मेंबर बना सकते हैं, और इसी यूपीएससी के मेंबर को आप उठाकर यूपीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं बस। यानी कि इसी कार्डर में, इसी लेवल पर, इसी अथॉरिटी में थोड़ा बहुत ऊपर का दर्जा आपको दिया जा सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी दूसरे जगह पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको रीअपॉइंट भी वहां पर नहीं किया जाएगा। The primary functions of the State Public Service Commission is to conduct elections, conduct civil services examination, make laws for the state or advise the president on state matters. And the correct answer here is actually absolutely conduct the state civil services examination. Group 1, Group 2 जैसे prestigious examination State Public Service Commission conduct करता है। अब देखिए, इलेक्शन कंडक्ट करना तो ये इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, लॉ बनाना ये लेजिस्लेचर का काम है, प्रेसिडेंट को स्टेट मैटर्स में भी एडवाइस करना ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम नहीं है। Which of the following is not a constitutional body in India? यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं अंडर आर्टिकल 315, इलेक्शन कमीशन 324, और बच गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1934 में हमने उसका एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था, बाद में आरबीआई एक्ट 1935 में पास हुआ, थ्रू विच इट गॉट द स्टैट्यूटरी पावर, और अल्टीमेटली 1949 में हमने उसे नेशनलाइज किया और वो इंडिया का सेंट्रल बैंक बना, एंड करेंटली इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो डी इज द राइट आंसर। Which of the following statements about State Public Service Commission is correct? State Public Service Commissions have jurisdiction over union territories as well. State Public Service Commissions are solely responsible for recruitment through central government services. ऐसे कैसे हो सकता है? State Public Service Commissions conduct examinations only for lower level government jobs. तो high level के jobs हैं Group 1, Group 2 के services. State Public Service Commissions are established by an act of parliament. सो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से ए इज द राइट आंसर। अगर उन्हें ज्यूरिसडिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी का भी दिया गया है, नो डाउट वहाँ पर भी वो कवर करेंगे, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा वो नहीं बनाए जाते। सिर्फ लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी रिक्रूटमेंट होता है, और सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो यूपीएससी का काम कंसिडर कर सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं। The concept of State Public Service Commission is based on the recommendations of which of the following committee? Is that Rowlatt Committee, Hunter Commission, Lee Commission या ढोलाकिया Committee? And the correct answer is actually Lee Commission. थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, 1923 में ली कमीशन बिठाया गया था ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश राज उस वक्त इंडिया में चल रहा था। तो ली कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस में ये कहा कि भाई ये जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, अब देखिए हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पहले इंडियंस को ही यहाँ पर अलाउ नहीं था। बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे मॉडरेट्स ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस जो उन्होंने पाया वो इंडियंस का एंट्रेंस था इंडियन सिविल सर्विस में। बाद में भी सिर्फ लंदन में ही एग्जाम होता था, इंडिया में बहुत ही मुश्किल से कंडक्ट होता, तो कई मशक्क़त के बाद इंडियंस को भी एलिजिबिलिटी मिली और इंडिया में भी एग्जाम कंडक्ट करना उन्होंने चालू किया। सो इंडियन सिविल सर्विसेज में जैसा कि ली कमीशन ने कहा कि भाई आप 40% जो है वो ब्रिटिश वालों को लें, बाकी के 40% जो है वो आप इंडियंस को लें, और 20% जो बच जाएंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिक्रूट किए हुए लोगों को आप वहां पर प्रमोशन दें। जस्ट लाइक आज हम यूपीएससी की जैसी बात करते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए चंद कोटा होता है और थ्रू प्रमोशन के लिए चंद कोटा होता है, तो सिमिलरली 40% डायरेक्ट एंट्रेंस यहाँ पर ब्रिटिश के थे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बनते थे, 40% इंडियंस जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा आते थे, और बाकी के 20% भी इंडियंस ही आएंगे लेकिन प्रोविंशियल सर्विसेज से वो प्रमोट होके आएंगे। सो इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1926 अक्टूबर 1 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और सर रॉस बेकर जो थे वो पहले यूपीएससी के चेयरमैन सॉरी उस वक्त तो यूपीएससी नहीं था, तो पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हुए थे। बाद में जब हमने भारत को एक रिपब्लिक अनाउंस किया, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, तब हमने यूपीएससी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। Which of the following is not a function of State Public Service Commission?
advising the governor on disciplinary matters, conducting interviews for civil services appointments, advising the governor on appointment of chief secretary or conducting elections to state legislature. दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर यही है, कंडक्टिंग इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर इसका काम नहीं है। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल अगर हो तो इलेक्शन कमीशन, पंचायत या म्यूनिसपैलिटीज का हो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन हाँ, गवर्नर को कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर का इशू एडवाइस करना हो, देखिए रिक्रूटमेंट उन्होंने किया हुआ है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वही बनाएंगे, डिसिप्लिनरी मैटर्स भी वही देखेंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट के लिए, और गवर्नर को ये भी एडवाइस करेंगे चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। हु कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? Is that President of India, Governor of the state, Chief Minister of the state and Prime Minister of India? And the correct answer is President of India. देखिए सस्पेंड करने में, रिमूव करने में बहुत फर्क है। हम तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, गवर्नर उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने के लिए वही प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे जैसा हम यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बिठाई जाएगी इंक्वायरी करने के लिए, अगर वहां पर गलती पाई जाती है तो प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया जाएगा, प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। The jurisdiction of State Public Service Commission covers to only the state in which it is located, that particular state and union territories, all states and union territories, only union territories. And the correct answer is that particular state and union territories. जहाँ कहीं पर भी उसका jurisdiction provide किया गया है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पर located है वही का देखेंगे, उसका jurisdiction जहाँ जहाँ तक फैलता है, particularly जिस state या union territory तक उसे jurisdiction दिया गया है वहाँ तक उसे cover किया जा सकता है। Which of the following is true regarding the composition of Union Public Service Commission? अब देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो कहना मुश्किल है क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक है। अब वहां पर स्पेसिफिकली जो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी, वहां के गवर्नर लेंगे, उसके बेसिस पर होगा। लेकिन यूपीएससी की बात करें, इज दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स, चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स, chairman plus 5 members, or chairman plus 15 members? And the correct answer is actually it consists of a chairman and 10 members. Sorry, it is not 7 members, it is actually 10 members. Currently composition जो है वो 1 chairman plus 10 members का हमें यूपीएससी में देखने को मिलता है। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड करता है कि कितने लोगों की जरूरत है, तो वहां पर उतने लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। The chairman and members of Union Public Service Commission can be removed from office by Governor of the state, President of India, Chief Justice of India या Prime Minister of India, and the correct answer is actually President of India. So President of India जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं, अभी मैंने आपको प्रोसीजर उसके बारे में बताया हुआ है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को कंसिडर करते हैं। Which of the following is not a power vested in Union Public Service Commission? Conducting examination, advising the President on appointment of Chief Election Commissioner, advising on disciplinary matters, framing recruitment rules. And the correct answer is actually advising the President on appointment of Chief Election Commissioner. ये काम तो कैबिनेट का है, वो लोग नाम यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हो, ग्रुप ए के सर्विसेज हो, ये सभी यूपीएससी ही करता है। और रिक्रूटमेंट जो कि उन्होंने किया हुआ है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिनरी मैटर्स, ए टू जेड सब कुछ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही देखता है। और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट के रूल्स को भी यहाँ पर फ्रेम करना यूपीएससी के हाथों में ही है। The constitutional status of UPSC is similar to that of Supreme Court of India, State Legislative Assembly, Reserve Bank of India या Election Commission of India। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो जुडिशियरी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो लेजिस्लेचर है, यानी कि ये तीनों ऑर्गन्स में से एक है, यानी कि जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। रिमेंबर फ्रेंच फिलोसोफर ने क्या कहा हुआ था, मॉन्टेस्क्यू ने, कि ये तीन ऑर्गन्स हैं स्टेट के और वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस एक दूसरे पर मेंटेन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो पूरी हायर अथॉरिटी बॉडी हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमने देखा कि एक्ट पास करके उसे बनाया गया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। The UPSC submits its annual report to President of India, Parliament, Prime Minister of India, Chief Justice of India. And the correct answer is वो प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट shall be the cause to be laid in front of the Parliament. एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर एनुअल रिपोर्ट्स को प्लेस नहीं करेंगे, उसके स्पेसिफिक रीजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर कोई रिकमेंडेशन एडवाइस यूपीएससी देता है
गवर्नमेंट उसे फॉलो नहीं करती या प्रेसिडेंट उसे फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट के आगे स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कि किस लिए नहीं किए गए। दैट इज वन सच रीजन व्हाई यूपीएससी एंड इट्स रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट वन। वही अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो वो रिस्पेक्टिव गवर्नर को ही प्रोवाइड करेंगे। गवर्नर शल बी द कॉज टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। The UPSC is responsible for conducting the examination for recruitment of IAS Indian Administrative Service only, Indian Police Service only, Indian Forest Service only या All India Services, and the correct answer is दिए गए ऑप्शंस में से All India Services है। और एक और अच्छी बात भी यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की मुहिम जो है वो पार्लियामेंट में जरूर आती है, लेकिन हायर अथॉरिटी राज्यसभा को दिया गया है, क्योंकि लेट द स्टेट डिसाइड। अब देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज की खास बात यह है कि भले ही सेंटर उन्हें रिक्रूट क्यों ना करता हो, जाके वो स्टेट में ही काम करेंगे, यानी कि फेडरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो कंसिडर करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट ये मुहिम राज्यसभा से आनी चाहिए। अभी कई सालों से हम इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक IAS IPS है, इंडिया में इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की भी जरूरत है, ताकि पेंडेंसी जो कोर्ट्स की है, कोर्ट्स में जो केसेस वगैरह पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हम ना क्लियर वगैरह कर सकें। तो ये मुहिम भी दरअसल राज्यसभा से ही आनी चाहिए, तभी पार्लियामेंट उसे कंसिडर करेगा। सो D इज द राइट आंसर। Dash provides for the establishment of Joint Public Service Commission for 2 or more states. Article 315, 316, 317 या 318, and the correct answer is Article 317। देखिए अगर दो स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया हुआ है तो पार्लियामेंट, रिमेंबर हियर, पार्लियामेंट उन्हें बना के देगी। मान लो AP और तेलंगाना का रिसेंट बाइफर्केशन हुआ, कल को उन्हें लगे कि हम दोनों एक ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना बनाए, तो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स अगर रेजोल्यूशंस पास करेंगे तो पार्लियामेंट उसे कंसिडर कर सकती है और पार्लियामेंट उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना के देगी, और जो कुछ भी काम वगैरह होगा वो रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ AP एज वेल एज गवर्नर ऑफ तेलंगाना को सबमिट किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट सी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का जितना भी एक्सपेंसेस है, खर्चा वगैरह, उसके स्टाफ का, पेंशन्स वगैरह, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किया जाता है। वही है जब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स पर उन्हें चार्ज किया जाता है। तो ये थी चंद बातें, चंद इंपॉर्टेंट से MCQs जिसके द्वारा हमने क्लैरिटी पाई हुई है कि पब्लिक सर्विस कमीशंस कैसे काम करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, फंक्शंस वगैरह, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, टेन्योर एक्सेट्रा। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।